दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनाव चल रहे हैं और इस वक्त जो सनातन धर्म का है सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण पर्व है नवरात्र। चैत्र नवरात्र भी चल रहे हैं। अभी आपने देखा हमारे साथ गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब हैं जिन्होंने अभी शक्ति की पूजा की है। शेखावत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चुनाव चल रहा है, एक लोकतंत्र का पर्व है और नवरात्र जो सनातन धर्म का पर्व है। आप दोनों के बीच में जो शक्ति वाला है उसका कितना महत्व आप मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जीवन में देवी कृपा की, भगवत कृपा की अत्यंत अत्यंत महत्ता भी है। और क्योंकि ये नवरात्र का पर्व दो ऋतुओं के बीच में ट्रांजिशन का समय होता है, तो इस समय में स्वास्थ्य लाभ के दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक लाभ के दृष्टिकोण से हमारे ऋषियों मनीषियों ने इस समय में शक्ति के संचय और आराधना का विशेष महत्व जो है वो ऐसा उल्लेखित किया है। और हम मेरे तो परिवार में हमेशा से ही इस तरह के संस्कार रहे हैं पीढ़ियों से कि सभी लोग अपनी पूजा संध्या सब लोग करते हैं। हालांकि समय की सीमितता के चलते हुए, व्यस्तताओं के चलते हुए, लगातार प्रवास के चलते हुए मेरे लिए ये सब कुछ करना बहुत ज़्यादा संभव नहीं होता, लेकिन जितना संभव है अपना सब लोग उतना पूजा पाठ सब अपना करते हैं। शक्ति को लेकर के एक अभी काफी बयान चर्चा में भी आए थे और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि शक्ति मतलब मातृशक्ति, महिला शक्ति। आपको क्या लगता है कि ये जो मातृशक्ति है, शक्ति है, ये इस चुनाव में कितना महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है? देखिए, निश्चित रूप से देश की आधी आबादी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जिस तरह से माननीय मोदी जी ने काम किया, शौचालय बनाना, गैस का चूल्हा देना, बिजली देना, घर देना, पानी की व्यवस्था हर घर तक करना, सबसे ज्यादा प्रभाव यदि किसी एक सेगमेंट का हुआ है तो महिलाओं का हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री ने जैसा बार बार कहा कि जातियां में सिर्फ 4 ही हैं देश में, गरीब, युवा, महिला और किसान, और उसमें महिला को उन्होंने बहुत प्रमुखता और प्रधानता दी है। और इसके बाद में जिस तरह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम बना करके महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले लेजिस्लेशन में और पार्लियामेंट के इलेक्शंस में, इसको जो सुनिश्चित किया, इसके बाद में निश्चित ही महिलाएं माननीय मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान करें, इसकी अपार संभावनाएं भी और विश्वास भी है। जोधपुर को लेकर के आपका अगर विजन की बात करें तो इस बार आपका क्या विजन है? देखिए, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है कि वहां आर्थिक गतिविधियां बढ़े, और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ने के लिए जो आवश्यकता होती है कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो हो, कम्युनिकेशन आसान हो, आवागमन की सुविधाएं बढ़े। दुर्भाग्य से जोधपुर रेल, रोड और एयर तीनों ही कनेक्टिविटी के मामले में एक बॉटलनेक में फंसा था। जोधपुर से बेशक कई सारे नेशनल हाईवे घोषित थे, लेकिन एक भी सड़क प्रॉपर नेशनल हाईवे के तरह से बन नहीं पाई थी। 2014 से जब मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया, जोधपुर को चारों दिशाओं से जोड़ने वाली, देश भर में भी सड़क निर्माण में काम हुआ, लेकिन उसी के क्रम में जोधपुर में भी, जोधपुर से बाड़मेर, जोधपुर से जैसलमेर, जोधपुर से बीकानेर, जोधपुर से नागौर, जोधपुर से बिलाड़ा होते हुए बर तक, जो दिल्ली मुंबई रोड को कनेक्ट करने के लिए, और सरदार से बंद होकर के और सोजत तक अगेन नेशनल हाईवे को कनेक्ट करने के लिए, ये सारे हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पिछले 10 साल के कालखंड में क्रिएट हुए। जोधपुर शहर के भीतर से होकर के सारे नेशनल हाईवेज निकलते हैं और 24 घंटे शहर में जो है बड़े वाहनों के आगमन पर प्रतिबंध है, नो एंट्री रहती है। तो जोधपुर के चारों तरफ एक रिंग रोड बने, ये आवश्यकता थी। बीआरओ ने मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स के लिए, स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स के लिए उस समय में इस रोड को डेवलप किया था। ऑपरेशन ब्रस्टेक्स के समय में जोधपुर में से निकलने वाले वाहनों के कारण से उसकी आवश्यकता महसूस की गई थी और लगभग 1 दशक बाद में वो बन पाई। लेकिन उसके कारण से बहुत कंजेशन था, वो रोड
सिर्फ डबल रोड होने के कारण से और सारा जो है बड़ा ट्रैफिक शहर से निकलने के कारण से बड़ी चुनौती थी। मैंने 2015 में इसे टेकअप किया। कुछ कॉन्ट्रैक्टर के पार्ट पर कुछ फॉल्ट हो जाने के कारण से वो कंपनी पूरा नहीं कर पाई, रिसाइन करके दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर दिया गया। लेकिन आज उसका लगभग 80% हिस्सा पूरा हो गया और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि 2000 करोड़ रुपए की योजना जो जोधपुर की सिंगल लार्जेस्ट सड़क परियोजना जोधपुर शहर के लिए बनी। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में जोधपुर का संकट यह था कि जोधपुर से फुलेरा तक और जोधपुर से मारवाड़ जंक्शन तक इलेक्ट्रिफिकेशन भी नहीं था, डबलिंग भी नहीं थी। उसके कारण से यहाँ बॉटलनेक इस एरिया में होती थी। वो दोनों रिजॉल्व किया और कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। उसके कारण से वंदे भारत रेल चल सकी और आने वाले समय में और इस तरह की गाड़ियां चलेंगी, इसकी संभावनाएं बढ़ी है, स्पीड बढ़ी है। जोधपुर का एयरपोर्ट डेवलपमेंट में जमीन की उपलब्धता सबसे बड़ी बाधा थी। अशोक गहलोत साहब 3 बार केंद्र सरकार में मंत्री और 5 बार सांसद रहने और नागरिक उड्डयन मंत्री का दायित्व रहने के बावजूद भी वो एक्सटेंशन पे काम नहीं कर पाए थे। 2 बार मुख्यमंत्री जोधपुर से होने के बावजूद भी वो एक्सटेंशन का काम नहीं हो पाया था। आदरणीय चंद्रेश कुमारी जी के समय में वो कैबिनेट का हिस्सा होते हुए वो एक्सटेंशन का के लिए जमीन का जो है एयरफोर्स से मिलने की संभावनाएं नहीं बन पाई थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर साहब का जो रक्षा मंत्री थे। मैंने जब दोनों से आग्रह किया तब एक चतुष्कोणीय समझौता होकर के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरफोर्स, नगर निगम और राज्य सरकार 37 एकड़ जमीन एयरफोर्स ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देना स्वीकार किया। उसके साथ साथ में जोधपुर में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगाया गया ताकि रात में यहां पे लैंडिंग हो सके। आज मैं ये खुशी से ये बात कह सकता हूं कि राज्य सरकार द्वारा, तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा अनेक कार्यों में अनावश्यक विलंब करने के बावजूद भी आज एप्रिन जिस पर केवल 2 ही एयरक्राफ्ट खड़े हो सकते थे, आज 12 एयरक्राफ्ट खड़े होने जितनी जगह बनी है और टर्मिनल बिल्डिंग का काम भी लगभग 35% से ज्यादा पूरा हो गया। अगले 6-8 महीने में वो पूरा हो जाएगा। ये रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी तीनों के सुधरने के बाद में अब जोधपुर में औद्योगिक निवेश की संभावनाएं बढ़ी है और जोधपुर इस दृष्टिकोण से जोधपुर में कहूं तो जोधपुर क्योंकि गेटवे ऑफ थार है तो पूरा मारवाड़ इस दृष्टिकोण से अत्यंत सौभाग्यशाली है क्योंकि किसी भी प्रदेश, किसी भी क्षेत्र के औद्योगिक डेवलपमेंट या किस क्षेत्र में औद्योगिक निवेश के लिए जो आवश्यकता है वो आवश्यकता होती है जमीन की, जो यहाँ प्रचुरता के साथ उपलब्ध है। इलेक्ट्रिसिटी या पावर की वो यहाँ पे सरप्लस है, जितना जनरेट होती है उसके कंपैरिजन में। सोलर एनर्जी का यहाँ बहुत बड़ा जो है सोलर पार्क लगे हैं। उसके बाद में आवश्यकता होती है पानी की। खेती के कंपैरिजन में इंडस्ट्री में पानी 5% आवश्यकता होती है, वो हमारे पास उपलब्ध है। उसके बाद में आवश्यकता होती है रॉ मटेरियल्स एंड मिनरल्स की। हमारे पास में कोयले से कच्चे तेल तक सब कुछ है और लाइमस्टोन से लेकर के रेयर अर्थ तक सब तरह के मिनरल्स अवेलेबल है। होती है इंडस्ट्रियसनेस की, उद्यमशीलता की। तो मारवाड़ का बेटा जहां कहीं भी दुनिया में गया अपनी पहचान बनाई। इसलिए राजस्थान अब पश्चिमी राजस्थान अपार संभावनाओं के द्वार पर खड़ा है और ऐसी परिस्थिति में अब जोधपुर में औद्योगिक निवेश बढ़े, नए उद्योग जोधपुर में लगे, इसको प्राथमिकता में लेकर के काम करेंगे। शहर के ट्रैफिक को, कंजेशन को दूर करने के लिए एलिवेटेड रोड बनाने के लिए मैंने प्रयास करना प्रारंभ किया था। कुछ कारणों से डिले हुआ, लेकिन अब मैं ये कह सकता हूं कि अब वो बिल्कुल जो है एकदम तैयारी पर है। टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई है और टेंडर की प्रक्रिया समाप्त होते इसका शिलान्यास करके अगले 2-3 वर्षों में ये जोधपुर की सबसे बड़ी परियोजना के रूप में ये 10 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बन जाएगा। और ये बनने से शहर के ट्रैफिक कंजेशन, क्योंकि ये 3 लेयर पर बनेगा, तो अभी जितना ट्रैफिक निकलने की क्षमता है उससे लगभग 6 गुना ट्रैफिक निकलने की क्षमता होगी। तो बड़ा जोधपुर के लिए वो एक लाभकारी काम शहर के लिए होगा। जोधपुर से आगे आपकी जो आपका जो क्षेत्र है, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें पश्चिमी राजस्थान के सीमांत जो जिले हैं उसमें भी हिस्सा आता है।
आप राजस्थान के रहने वाले हैं, पानी यहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके पास में जल शक्ति जैसा मंत्रालय सबसे इम्पोर्टेंट रहा है। उस जगह के सीमांत में काम करते हुए आपने देखा, और जब ये जिम्मेदारी है तो उसको लेकर के आप देखिए, निश्चित ही पीने का पानी यहाँ के लोगों के लिए बड़ी चुनौती है। राजस्थान भर में है, राजस्थान के पूर्वी हिस्से में भी है और पश्चिमी हिस्से में भी बड़ा संकट है। ट्रेडिशनल सोर्सेज के धीरे धीरे विलुप्त होने के बाद में ये चुनौतियां और भी बढ़ने लगी हैं। आजादी से लेकर के 2019 तक सभी सरकारों के द्वारा प्रयत्न करने के बावजूद भी केवल 16% घरों तक ही पीने का पानी देश में पहुंचा था और राजस्थान में 12% तक ही पहुंच पाया था। आज कांग्रेस पार्टी के लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, लेकिन 3 बार जोधपुर का मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी, या मैं कहूं कि 75 साल में से लगभग 45 साल तक कांग्रेस पार्टी का शासन रहने के बावजूद भी राजस्थान में 12% घरों तक पीने का पानी पहुंचा था। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि हम देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएं। अगर मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखता हूं तो मुझे संतोष होता है कि जो यात्रा हमने 16% से शुरू की थी, वो यात्रा आज 11.5 करोड़ से ज्यादा नए कनेक्शन दे करके 14 करोड़ 50 लाख घर यानी 76% से ज्यादा घरों तक पहुंच गई। पिछले पूरे 1-1.25 साल से हमने हर सेकंड देश में एक नया कनेक्शन दिया। 11 करोड़ 50 लाख से ज्यादा माताओं बहनों के सिर से मटके का बोझ उतारने में सफलता प्राप्त हुई है। दूसरी तरफ राजस्थान की तरफ देखता हूं तो कुछ दुख होता है। सबसे ज्यादा संसाधन राजस्थान को देने के बावजूद भी, बजट आवंटन 27,000 करोड़ रुपए पिछले 4 साल में करने के बावजूद भी, और राजस्थान के 1 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाने के प्रोजेक्ट्स को राजस्थान सरकार द्वारा जो डीपीआरस बना करके सबमिट की गई थी उनको अप्रूव कर देने के बावजूद भी, जहां देश ने 12 प्रदेशों में देश में 100% सैचुरेशन हो गया, 10 प्रदेश 80-85% से ऊपर खड़े, लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में राजस्थान यहाँ नीचे से दूसरे पायदान पर। और मैं तो ये मानता हूं कि इसमें कांग्रेस सरकार की, अशोक गहलोत सरकार की बदनीयती थी, और वो ये चाहते थे, ये जानते थे कि अगर हर घर तक पानी पहुंचा तो उसका एक बड़ा लाभ राजनीतिक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और कांग्रेस अगले 25 साल के लिए इस प्रदेश से विदा हो जाएगी। इसलिए जानबूझ करके उन्होंने इन प्रोजेक्ट्स को अटकाने का, भटकाने का काम किया, और उनके चलते हुए राजस्थान में मात्र 6,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और हम 50% के आंकड़े को भी नहीं छू पाए। देश से हम 25, 26, 30% तक देश के एवरेज से हम पीछे खड़े। हमारा संकल्प है कि अब डबल इंजन की सरकार बनने के बाद में हम तेज गति से काम करते हुए आगामी 2 वर्षों में इन सब परियोजनाओं को पूरा करेंगे। नई सरकार बनते ही ईआरसीपी वाला मुद्दा भी सॉल्व हुआ, हरियाणा के साथ पानी वाला भी। निश्चित रूप से ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का मुद्दे को भी इसी तरह से एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में, ब्रह्मास्त्र के रूप में, भस्मासुर के रूप में खड़ा करने का काम जो है अशोक गहलोत साहब ने किया था। और मैंने तो चुनाव से पहले भी कहा था, विधानसभा चुनाव से पहले भी, कि वे प्यासे कंठों पर और प्यासे खेतों पर, किसान की आस और महिला के विश्वास पर चोट करके राजनीतिक पाप कर रहे हैं। और मैंने उन जिलों में घूम करके इस विषय को बताया था कि हमने पार्वती, काली सिंध, चंबल और ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट करके न केवल राजस्थान के 13 जिले और 3.25 करोड़ आबादी के लिए, अपितु मध्य प्रदेश के भी गुना से उज्जैन तक के 13 जिले और उनकी 3 करोड़ आबादी के पीने के पानी और लगभग 12-15 लाख एकड़ जमीन, सिंचाई की जमीन का रास्ता तय कर दिया है। उसके लिए पानी की उपलब्धता को चिन्हित कर दिया है। लेकिन दुर्भाग्य से अशोक गहलोत साहब ने उसे राजनीति को प्रधानता देते हुए उसको रोक के रखा। जैसे सरकार बदली, हमने 1 महीने में उसको दोनों राज्यों के बीच में मध्यस्थता करके, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट करके और उसको आगे बढ़ा दिया।